नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम सबसे पहले पूरे हफ्ते बाजार की, इंडेक्स की, सेक्टर्स की किस तरह की चाल रही है ये आपके सामने रखेंगे और इस आधार पर अगले हफ्ते कहां नजर रखनी है, किन सेक्टर को अपने रडार पर रखना है, ये सभी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होता है, इसलिए हम कुछ चुनिंदा सवाल भी आपके शामिल करेंगे। तो अगर हम हफ्ते के पूरे बाजार को देखें तो आप पाएंगे कि साफ तौर पर बाजार ने जो है वो शुरुआती दौर में तो बढ़त ली, लेकिन बाद में जिस तरह का एक दबाव बाजार ने देखा उसका इम्पैक्ट हमें पूरे हफ्ते के बाजार में नजर आया। अब सबसे पहले इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। निफ्टी ने जो है वो इस पूरे हफ्ते में 0.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी सपाट रहा, निफ्टी मिड कैप भी सपाट रहा। निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अब जरा हम कुछ अहम सेक्टर की बात कर लेते हैं और आप सबसे पहले देखें तो जिस तरह से यूएस से क्लैरिटी आई, खासतौर पे लीडरशिप को लेकर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला आईटी पे। 4% का जो है वो पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी आईटी ने इस हफ्ते दिया। पीएसयू बैंकों ने भी खुद को संभाला, लगभग 1% का रिटर्न दिया। निफ्टी ऑटो, हालांकि ग्लोबल फेसिंग कंपनियां बहुत सारी हैं ऑटो सेक्टर्स में भी, लेकिन ये सपाट रहा। निफ्टी मेटल पर प्रेशर हमने 0.5% का देखा इस पूरे हफ्ते में। दबाव और कहां था? एफएमसीजी यानी खपत वाला जो क्षेत्र था वहां पर लगभग 2% का दबाव देखा। निफ्टी फार्मा में 1% से ज्यादा का दबाव देखने को मिला। निफ्टी एनर्जी 3% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी एनर्जी से मिला और निफ्टी रियल्टी में भी लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। आज अगर हम बाजार को देखें तो आप देखिए 24,150 के पास निफ्टी बंद हुआ और इसके साथ ही बैंक निफ्टी 51,550 के पास बंद हुआ। और प्रेशर जो है वो हम इस इतिहास से भी देख सकते हैं कि आज 736 शेयर ऐसे थे जो कि सिर्फ हरे निशान में रहे, 1865 शेयर ऐसे थे जो कि दबाव जिन पर साफ तौर पर नजर आया। निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो एमएनएम लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। टाइटन में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 1.5% चढ़कर बंद हुआ। इन्फोसिस 1.5%, नेस्ले लगभग 1.5%, एचयूएल 1.25% चढ़कर बंद हुआ। दबाव जो रहा वो ट्रेंड पे, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पर नजर आया। चलिए इन सब के बीच में अब जरा अपने साथ चर्चा में 2 बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। एंजल वन से देवांग शाह और विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्वार हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा हफ्ता जिसने मार्केट कुछ दिन पॉजिटिव रहे, जब पॉजिटिव थे तो बहुत ही बेहतर संकेत थे, लेकिन जब नेगेटिव हुए या जब प्रेशर देखा तो उन्होंने पूरे हफ्ते की जो कह सकते हैं पॉजिटिविटी को एक तरह से निचोड़ लिया। अब इस हफ्ते के साथ ही अब हम अगले हफ्ते में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही अगर हम नतीजों की बात कर लें, बहुत अहम इवेंट्स की बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव भी करीब आता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगले हफ्ते के नज़रिए से इस बाजार को कैसे देखा जाए, किन स्तरों पर निगाह रखी जाए? गुड आफ्टरनून। बात करें निफ्टी की तो डेफिनेटली आज भी हमने एक देखा माइनर करेक्शन देखा। ओवरऑल एक हमें लगता है एक दायरे में देखने मिल सके, वॉलेटिलिटी आगे भी हमें देखने मिल सकती है। जहां तक सपोर्ट की बात करें और इमीडिएट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए 23,800 23,850 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 24,500, तो ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक देखे, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे मार्केट में। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको इस बाजार में लेकर चलनी होगी। स्नेहा, मैं सीधा सवाल उन सेक्टर्स को लेकर है जहां अगले हफ्ते आपको लगता है कि एक पोटेंशियल नजर आ सकता है या जिन्हें अपने रडार में रखना होगा। जी, अगले हफ्ते रडार पे मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर फोकस में रखना चाहिए, बिकॉज हो सकता है यूएस ट्रम्प कुछ ना कुछ टैरिफ अनाउंसमेंट्स करे एंड कुछ और भी रणनीति अनाउंस कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे हमें देखने मिलेगा। आईटी और फार्मा, ये 2 सेक्टर है जिसपे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा और उसे नजर पे रखना चाहिए।
तो आईटी और फार्मा और दोनों ही एक तरह से ग्लोबल फेसिंग कंपनियां, और यहाँ पर जो है वो आपको इन सेक्टर को ख़ास तौर पे अपने रडार पर देखना होगा। चलिए, इन सब के बीच में देवांग, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज एसबीआई के अनुमान से अच्छे नतीजे आए, उसके बावजूद जो शेयर था वो टूट कर बंद हुआ, और ये गिरावट जैसे जैसे नतीजों की बात आ रही थी उसके साथ ये गिरावट बढ़ती जा रही थी। पहले हमने देखा कुछ 2.25% के आसपास था, फिर 2% से ज़्यादा बढ़ा, और अंत में 3% तक का जो है वो साफ तौर पर हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार बंद होने पर लगभग 2% करेक्ट होकर एसबीआई बंद हुआ। मुनाफा बढ़ा है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुई है, स्लिपेज में हाँ हम बस बढ़ोतरी एक देख रहे हैं। एसबीआई में क्यों, मतलब इस तरह के जब नतीजे किसी कंपनी के आ रहे हैं, इस तरह का इम्पैक्ट क्यों नहीं देखा गया? क्या इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी स्टॉक ने एक बड़ा रनअप देख लिया था और नतीजों का शायद एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है जहां पर इस हाई लेवल पे लोगों ने एग्जिट करने का मन बनाया? तो एसबीआई की बात करते हैं टेक्निकल चार्ट, डेफिनेटली जैसे हमने देखा कि एक सपोर्ट बना के स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया था, देन वहां से एक आज हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा आफ्टर द रिजल्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आई थिंक यहाँ पे बाय के लिए देखना चाहिए। 820 का सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कर सकते हैं, या तो न्यू एंट्री भी बना सकते हैं। अपसाइड अराउंड 875 880 तक के जोन देखने मिल सकते हैं एसबीआई में, तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है एसबीआई का। ठीक है, मैं स्नेहा आपके पास आना चाहूँगा। एक खबर आज आई खासतौर पे सरकारी एनबीएफसीज कंपनियों के रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े निवेश प्लान की तैयारी में है सरकार, और एनबीएफसीज के निवेश से रिन्यूएबल सेक्टर को एक तरह से बूस्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो अगर हम ख़ास तौर पे ऊर्जा क्षेत्र को देख लें, ख़ास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को देख लें, और इसको हम बैंकिंग एनबीएफसीज से भी जोड़ें, तो क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? और यहाँ कुछ पसंद आ रहा हो तो बताइए। जी, हम लोग इनफैक्ट कई दिन से पॉजिटिव है ओवरऑल पावर सेक्टर और पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पे। तो आरईसी और पीएफसी दोनों पे ही हम लोग का काफी पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि रिन्यूएबल सेगमेंट पे गवर्नमेंट की ऑलरेडी काफी टाइम से अच्छी फोकस रही है, एंड ये अब ग्रेजुअली उस सेक्टर में और नए नए स्कीम्स और मेजर्स लेके आ रहे हैं जिससे कि इस सेक्टर को और पुश मिल सके। सो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, और इससे पावर फाइनेंसिंग कंपनीज डायरेक्टली बेनिफिट करेगी। एनबीएफसीज भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेनिफिट करेगी, बट डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें आरईसी और पीएफसी में दिखाई देगा। और इसमें आरईसी सबसे हमारी टॉप पिक है, बिकॉज अगर हम उसके नतीजों की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए थे। इनफैक्ट पीएफसी के नंबर्स आज पोस्ट मार्केट अब अनाउंस होने वाले हैं, बट आरईसी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर दिया था। एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, और स्पेशली रिन्यूएबल सेक्टर के जो लोन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स होती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होती है, तो इन फाइनेंसिंग कंपनीज पे उतने मैंने इम्पैक्ट भी काफी लिमिटेड रहता है, जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट से रिस्क काफी हाई रहते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में काफी फेवरेबल होते हैं, तो उस एंगल से भी ये कंपनीज काफी बेनिफिट करेंगी। सो डेफिनेटली आरईसी इज अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस। चलिए, आप जब ये बात कह रही थी तो मैंने देखा कि पावर ग्रिड भी आज जो है मतलब इस बाजार में जहां से भी थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए वो साफ तौर पर देखनी चाहिए। अगर हम पावर ग्रिड को देखें तो हम पूरे हफ्ते का आपको सामने चार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आज हमने देखे कि 1% चढ़कर बंद हुआ। तो पावर ग्रिड को कैसे देख रही हैं स्नेहा? ये पावर ग्रिड पे भी हमारा पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज जो ओवरऑल ट्रांसमिशन स्पेस है, सो ऑब्वियसली जब थर्मल कैपेसिटी और रिन्यूएबल कैपेसिटी में जब इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइंस को भी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। सो वहां पे भी काफी इन्वेस्टमेंट्स, हाई इन्वेस्टमेंट्स आने की पोटेंशियल है। एंड पावर ग्रिड जो कि एक लार्जेस्ट प्लेयर, ऑलमोस्ट 60-70% उसके पास मार्केट शेयर है, तो वो बेनिफिट करेगा। तो पावर ग्रिड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है।
देवांग, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज शुगर सेक्टर को लेकर भी कुछ अहम खबरें हमें सूत्रों के हवाले से सामने आई। एथेनॉल कीमतों में संशोधन का प्रस्ताव जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने भेजा है और जाहिर सी बात है कि इसे लेकर थोड़ा एग्रेसिव भी है सरकार और जल्द कोशिश यही हो रही है कि नई कीमतों को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और संकेत यही मिल रहे हैं कि 4 से 5 रुपए प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब इस चीज को अगर हम शुगर के साथ जोड़ के देखें तो क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए, खासतौर पे शुगर को देख लें, केमिकल सेक्टर को देख लें। तो पर्टिकुलर शुगर सेक्टर की बात करें, अभी भी जैसे पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, बलरामपुर चीनी आज एक से सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद एक अपसाइड रिज्यूम किया है। बट यहाँ पे 616 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। जब तक ये लेवल्स के ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए कि 616 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बलरामपुर चीनी। सपोर्ट की जहां तक बात करें, इमीडिएट सपोर्ट नाउ 570 का है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहे तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। नंबर 26 एक अहम जो स्तर है वो आपको साफ तौर पे यहाँ पर रखना है। चलिए फटाफट से कुछ सवाल भी हैं आपके जो दर्शकों ने, चूंकि हफ्ते का आखिरी दिन है तो कुछ सवालों को भी हम शामिल करेंगे। पहला सवाल अशोक कुमार मीणा का है, फेडरल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 192 की इनकी बाइंग है, मुनाफे में है, आगे की रणनीति चाहते हैं। फेडरल बैंक में क्या रणनीति रखनी चाहिए देवांग? फेडरल बैंक की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक से हाई टॉप आउटन स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट मार्केट में देखे फिर भी एक स्टेबल हमने देखा है फेडरल बैंक को। ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट के पास है। तो आई थिंक यहाँ पे बने रहे 202 रुपए का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में बने रहे। 215 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं फेडरल बैंक से। ठीक है, तो बने रहिए। 215 तक के जो लक्ष्य हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस का भी विशेष ध्यान रखना होगा। हरमोहन सिंह साहनी का सवाल यूट्यूब पर आया है, जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं देवांग। 345 की आसपास की इनकी बाइंग है, 345। क्या रणनीति लेकर चलें, हल्का नुकसान है इनको? जियो फाइनेंस की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। स्टॉक्स ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किया था। ऑल्सो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करे तो पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए, अगर 305 के नीचे स्टॉक जाता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी जियो फाइनेंस में। ठीक है, तो ये है जियो फाइनेंस पे राय। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुदीप कुमार सिंह का सवाल लेते हैं, गार्डन रीच पे राय जानना चाहते हैं। बड़े ऊपरी स्तरों पे इनकी खरीदारी है, एक बार लेवल्स हम चेक कर लेते हैं। ख़ास तौर पे इन्होंने जो ख़रीदारी की हुई है वो 2500 के स्तर पे ख़रीदारी की हुई है और अच्छा खासा जो है नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ फिलहाल हम देख रहे हैं। गार्डन रिच बिल्डर्स GRSE जिसे कहते हैं वो अभी 1500 के ऊपर इस वक्त है। बताएं स्नेहा, अच्छा खासा दबाव जो है वो स्टॉक ने देखा है, इनकी खरीद भी काफ़ी ऊपरी स्तरों की 2500 की बाइंग है। क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, गार्डन रीच की अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल शिपिंग स्पेस है वहां पे थोड़ी कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज हो गई है, बिकॉज जो न्यू ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए थे वो आने के समय वहां पे हमने स्लो डाउन देखा है और प्लस कुछ एग्जीक्यूशन चैलेंजेस भी है जो कि कंपनी फेस कर रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस सेक्टर से अभी थोड़ा दूर ही रहे। अगर ये सेक्टर प्ले आउट करना ही है तो मस्काउट डॉक इसमें बेस्ट फिट बैठता है, जो कि वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है एंड प्लस अगर हम फाइनेंशियल्स भी इनकी देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मस्काउट डॉक के पास है। तो मस्काउट डॉक में अगर स्विच कर सके तो करिए, अदरवाइज इस लेवल पे होल्ड ऑन करें बिकॉज ये मेरे ख्याल से काफी कुछ अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो यहाँ से अब फॉल थोड़ी लिमिटेड लग रही है। ठीक है, तो आपको विशेष रणनीति के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तुकाराम का सवाल लेते हैं, HPCL पे राय जानना चाहते हैं देवांग। 445 की इनकी बाइंग है, बताइए HPCL ऊपरी स्तरों की खरीदारी, लगभग 27,800 के ऊपर का नुकसान, क्या करना चाहिए? तो HPCL की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। स्टॉक्स ने जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया हुआ है। डेफिनेटली कुछ एक बाउंस देखने मिला है बट अभी भी अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो यहाँ से और भी करेक्शन देखने मिल सकता है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की, तो एग्जिट करके कहाँ एंट्री के मौके खोजे जाएं इन स्तरों पे अगर देखें?
यहाँ पे अगर स्विच करना है तो हम फेडरल बैंक जैसे हमने डिस्कस किया वहां पे हम देख सकते हैं 202 के स्टॉप लॉस है 215 के टारगेट के लिए। ऑल्सो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देख सकते हैं। ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर स्टॉक्स ने एक अपसाइड रिज्यूम किया है, सपोर्ट लेकर स्टॉक अपसाइड रिज्यूम किया है। तो एमएनएम भी देख सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 2890, टारगेट है 3120। ठीक है, तो फेडरल बैंक और एमएनएम दो ऑप्शन आपको यहाँ से निकल के, यानी कि आपको एचपीसीएल से निकलकर कहीं निवेश करना है तो ये दो आपके विकल्प हो सकते हैं। रामचंद्र एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। 1347 की इनकी बाइंग है, 1347 की। रिलायंस पे किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जाए स्नेहा? रिलायंस मेरे व्यू में उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज रिलायंस की इनफैक्ट लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देखें तो काफी म्यूटेड नंबर्स ही आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट इस क्वार्टर में तीनों ही सेगमेंट ने थोड़ा वीक परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड आगे आने में भी रिटेल सेगमेंट वीक ही रहेगा कुछ क्वार्टर तक। जियो की अगर हम बात करें तो वहां पे जहां उन्होंने टैरिफ हाइक लिया है, बट अगेन सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, तो वहां पे भी रणनीति थोड़ी इनकी देखनी पड़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। इसमें द ओनली ट्रिगर जो मुझे अब रिलायंस पे दिख रहा है, जो अगले साल ये जियो की आईपीओ लाने की बात करें, जहाँ पे थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग मिल सकता है, बट नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट है। तो जिसके कारण हम देख रहे हैं स्टॉक काफी पिट भी रहा है। मेरी रणनीति यही रहेगी कि इसे एग्जिट कर देना चाहिए। इस जिस तरह का मार्केट है उसमें थोड़े सेफ स्टॉक्स के साथ प्ले करें तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई। और चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। देवांग, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बताइए वीआईपी पिक आज की क्या है? तो हमने जैसे दो स्टॉक डिस्कस किया, फर्स्ट है एमएनएम। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा एक रिवर्सल पैटर्न देखने में डेली चार्ट। स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है अपने मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को। तो एमएनएम खरीदने की सलाह है। 2890 का स्टॉप लॉस रखना है 3120 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जैसे हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अच्छा एक बेस बना है, तो फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 202, टारगेट है 215। चलिए, तो फेडरल बैंक और एमएनएम ये सलाह है वीआईपी पिक के तौर पे देवांग की। स्नेहा, आप बताएं आपकी पसंद क्या है? जी, मेरी पसंद सबसे पहले कोफोर्ज है। अगले हफ्ते जैसा कि मैंने कहा था आईटी सेक्टर शायद मोमेंटम में रह सकता है, तो कोफोर्ज एक स्टॉक है जिसे हम नजर में रख सकते हैं। रिजल्ट्स काफी अच्छे दिए थे, प्लस सिग्निटी को जो इन्होंने रिसेंटली ही इंटीग्रेट किया है वहां से काफी स्ट्रॉन्ग इन्हें ग्रोथ मोमेंटम भी मिलेगा। तो कोफोर्ज में मेरी टारगेट प्राइस है 10,000 की। दूसरा मेरा स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल ने भी काफी अच्छे नतीजे दिए थे। इनफैक्ट अक्टूबर से उन्होंने एक यूनिफॉर्म फीस भी लेवी कर दी है, तो Q3 के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएसएल भी एक स्टॉक रडार में रखना चाहिए। उसमें टारगेट प्राइस है 1830 का। सीडीएसएल और कोफोर्ज पसंद आता हुआ स्नेहा जी को। चलिए, अपने दोनों एक्सपर्ट से हम अब विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी। इसके साथ ही देवांग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।